मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो विषय है, हिंदी विषय में हम पद्य या कविता शिक्षण की बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि पद्य शिक्षण होता क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या महत्व है, पद्य शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, पद्य शिक्षण के अंग कौन कौन से हैं, और पद्य में रुचि बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पद शिक्षण का अर्थ देखते हैं कि क्या अर्थ होता है। कि हृदयस्थ भावों को लयबद्ध या छंदबद्ध प्रस्तुत करने की कला ही कविता है। कि जो हमारे अंदर, जो हमारे हृदय में जो भाव होते हैं, उसको एक लय से लयबद्ध या छंदबद्ध प्रस्तुत करने की जो कला है, उसे ही हम कविता कहते हैं। और इसको और सरल शब्दों में जानने की कोशिश करें तो छंदबद्ध या लयबद्ध रचना को ही कविता कहा जाता है। कविता अनुभूति के रूप में ही हृदय से निकलकर कवि की लेखनी से लिखी जाती है। कि इस दुनिया में हम जो देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, हम हृदय से जिसको अनुभव करते हैं, तो वो जो अनुभूति है, हमारा जो अनुभव है, जब हमारे हृदय से निकलकर और लेखनी के माध्यम से लिखा जाता है, तो उसे ही हम कविता कहते हैं। तो कविता में कल्पना की ऊंची उड़ान होती है। हम देखते हैं कविता में जो कल्पना की जो काफ़ी बहुत ऊंची उड़ान होती है। हम बैठे बैठे ही हम चाँद सितारों में पहुंच जाते हैं, हम अपने बचपन में पहुंच जाते हैं। हम कल्पना के माध्यम से हम युगों का फासला हम तय कर लेते हैं। और कल्पना करके ही हम देखते हैं कि जो अगर हम ईश्वर की हम बात करते हैं तो मीरा बाई जो थी, वो द्वापर में कृष्ण जी के समय पहुंचकर उनके बारे में उनका वर्णन किया। सूरदास जी ने कृष्ण जी के बाल लीलाओं का वर्णन किया। तो कविता में कल्पना की ऊंची उड़ान होती है। और कवि जो है, हम कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि जो है कल्पना के द्वारा ही चाँद तारों सूरज हर जगह पहुंच जाता है। अपने बचपन में, अपनी जवानी में, बुढ़ापे में, तो हर जगह जीवन की हर एक स्तर पर पहुंचकर उस चीज़ को अपने लेखनी के माध्यम से लिखता है। तो कविता में कल्पना की ऊंची उड़ान होती है। मनोरंजन करना ही कविता का प्रधान गुण है। फिर रस, भाव, अलंकार आदि कविता के परिचायक तत्व हैं। इन्हीं से कविता का परिचय है। और यही कविता, अगर हम बात करते हैं, इस रस, भाव, अलंकार, इनकी ही कविता में प्रधानता होती है। और यही कविता को विशिष्ट बनाते हैं, यही कविता की पहचान है। कविता में लय, ताल एवं संगीत की प्रधानता होती है। तो गद्य और पद्य में यही फ़र्क है कि अगर कविता की बात करते हैं, पद्य की बात करते हैं, तो इसमें लय, ताल और संगीत की प्रधानता होती है। कविता के दो पक्ष माने जाते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो भाव पक्ष और कला पक्ष, तो सबसे पहले अगर हम कला पक्ष की बात करते हैं तो कला पक्ष को कविता का शरीर बोलते हैं। शरीर का मतलब है कि कविता की जो भाषा हो गई, हम इसमें लाते हैं, लिखने का तरीका जो है, ठीक है। और भाव पक्ष में उस कविता में निहित जो भाव हैं, कवि के क्या भाव रहे होंगे। तो कविता के दो पक्ष माने जाते हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष। तो भाव पक्ष में क्या आता है, इसका संबंध बुद्धि, कला और राग से है। और वहीं कला पक्ष की बात करें तो भाषा, छंद व अलंकार। तो अगर इसको सरल शब्दों में बात करें तो कविता में जो भाव हैं, जो कविता की आत्मा है, उसे कहते हैं कला पक्ष। और उसे हम कहते हैं भाव पक्ष। और जो कविता की जो भाषा है, जो कविता का शरीर है, छंद है, अलंकार है, उसे हम कहते हैं कला पक्ष। तो कविता के दो पक्ष माने जाते हैं। फिर पद्य शिक्षण के या कविता शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से कविता पाठ सुनने योग्य बनाना। कि विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि जो भी कविता उनके सामने बोली जा रही है, उसको ध्यान से, मनोयोग से उसको सुने। कविता एवं साहित्य अध्ययन में विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न करना। कविता को लय, ताल, स्वर तथा नाटकीय आवश्यकताओं के अनुरूप पढ़ने योग्य बनाना। जैसे बचपन में शिक्षक जो कविताएं पढ़ाती थी, मछली जल की रानी है, तो पूरा हाव भाव से हाथों को मछली की तरह बनाकर एक लय में, एक ताल में, एक स्वर में, एक नाटकीय जो अंदाज में, तो इन आवश्यकताओं के अनुरूप कविता को पढ़ने योग्य बनाना।
विद्यार्थियों को कविता पाठ सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करने योग्य बनाना, कि विद्यार्थी सिर्फ कविता को सुने ही ना, बल्कि सुनकर उस चीज़ को समझें कि उसके भाव क्या हैं, कवि कहना क्या चाह रहा है। विद्यार्थियों को शब्द शक्ति, छंदों, अलंकार, रस आदि काव्य तत्वों का ज्ञान कराना, कि हर शब्द में अपनी शक्ति होती है। एक शब्द जैसे हम कहते हैं कि उत्तीर्ण शब्द हमारी साल भर की मेहनत का फल होता है। अगर वही हमारे परीक्षा परिणाम में अनुत्तीर्ण लिखा आता है तो ज़िंदगी ख़त्म सी हो जाती है। तो हर शब्द में अपनी एक शक्ति है। प्यार जो शब्द है और एक ही शब्द है घृणा, दोनों ही शब्द में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो शब्द शक्ति, छंद जो हैं, अलग अलग छंद हैं, अलंकार, रस आदि काव्य तत्वों का ज्ञान कराना पद्य शिक्षण का उद्देश्य। कविता पढ़कर खुशी व आनंद की अनुभूति करने योग्य बनाना, कि विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि कविता पढ़कर उसके जो अच्छे बातें हैं और उसका जो कविता का जो आनंद ले सकें, उस आनंद की अनुभूति ले सकें। क्योंकि हर कविता में कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं जो हमें सीखने को मिलती है। तो उस आनंद का, उस खुशी का जो विद्यार्थी अनुभव कर सकें, उनको इस योग्य बनाना। विद्यार्थियों की विचार शक्ति मतलब कि कविता को पढ़कर उसमें निहित अर्थ, उसके भाव को समझ सके, और कल्पना शक्ति को विकसित करना, कि कल्पना कि उस चीज़ को, कविता में जो चीज़ें नदी, आसमान, तारे, चाँद, प्रकृति, प्रेम, बचपन, जवानी, तो इस तरह की जो अलग अलग चीज़ें हैं, तो विद्यार्थियों की, इनके द्वारा विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को विकसित करना, उनकी विचार शक्ति को विकसित करना। अच्छी कविताओं को संग्रहण करने की प्रेरणा देना, कि विद्यार्थियों से बोलना कि आपको जो जो कविताएं अच्छी लगे उसका आप संग्रहण करो, उसको पढ़ो, उसको सुनाओ। कविता के माध्यम से मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का ज्ञान कराना। हम देखते हैं अलग अलग कविताएं होती हैं, कोई कविताएं बचपन पे आधारित होती है, कोई कविता जवानी पे, कोई बुढ़ापे पे, कोई हमारे समाज की जो कुरीतियाँ होती हैं, तो कोई नैतिक मूल्यों पे आधारित होती हैं, कोई क्रोध पे, कोई प्रेम पर आधारित होती हैं, कोई ईश्वरीय प्रेम पर आधारित होती हैं। तो इस तरह से कविता के माध्यम से मानव पक्षों का विभिन्न ज्ञान होता है, और बच्चों को उन मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का ज्ञान कराना कविता के माध्यम से। विद्यार्थियों की सृजनात्मक शक्तियों को विकसित कर उन्हें कविताएं लिखने के लिए प्रेरित करना, उनको प्रेरित करना कि वो स्वयं भी कविता लिख सकते हैं और लिखें। फिर हम पद्य शिक्षण की आवश्यकता और महत्व को जानते हैं। तो कविता मानव जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालती है। जैसे अभी हमने बात की, कविता छंद, अलंकार, रस आदि काव्य तत्वों का ज्ञान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती है, कि कविता के द्वारा ही हमें छंद, अलंकार, रस आदि काव्य तत्वों का ज्ञान होता है। सद्वृत्तियों के विकास की दृष्टि से कविता का अत्यधिक महत्व है। सद्वृत्ति मतलब अच्छी आदतें। बहुत सारी कविताएं हैं जो हमें नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य का पाठ कराती हैं, हमें मूल्यों का ज्ञान देती हैं। तो अच्छी आदतों के विकास की दृष्टि से भी कविता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कल्पना शक्ति के विकास की दृष्टि से भी कविता अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कविता मानव को भौतिक स्तर से उठाकर आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचा देती है। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जिनको पढ़कर हमें ऐसा अनुभूति होती है कि हमारा शरीर कहीं, हमारा जो जैसे मन है, जो हमारी प्रकृति से जुड़ गया है, किसी और से जुड़ गया है। तो जो भौतिक स्तर है, जो हम देखते हैं इस दुनिया से उठाकर हमें किसी और ही दुनिया में, किसी और के पास हमें पहुँचा देती है। तो कविता में ये गुण होता है कि मानव को इस भौतिक स्तर से उठाकर आध्यात्मिक स्तर पर पहुँचा देती है। आप देखते हैं कभी किसी कवि सम्मेलन में जाओ तो अलग अलग कवियों की जो अपनी उनका प्रस्तुतिकरण होता है, तो कई बार इंसान खुद को भूलकर उसी कविता में खो जाता है। तो कविता का स्थायित्व गद्य की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि गद्य में कहानियाँ जब आप पढ़ते हैं और कविता का जो संबंध है हृदय से है, तो कविता किसी के हृदय से निकलती है और किसी के हृदय में आती हैं। आपको भी कई सारी कविताएं बचपन की हैं, कहीं आप अच्छे कवियों को सुनते हैं तो उनकी कविताएं जो हैं आपको याद हो जाती हैं। जैसे कुमार विश्वास की बात करें तो उनकी जो कविता कोई दीवाना कहता है, हर किसी के जुबान पे है। तो इसलिए कविता का स्थायित्व गद्य की तुलना में अधिक होता है। कविता का स्थायित्व उसके कवि को अमर बना देता है, कि कविता का स्थायित्व जो है उसके कवि को अमर बना देता है। आज हम मीराबाई नहीं है, लेकिन मीराबाई के पदों को हम पढ़ते हैं। कबीरदास जी, तुलसीदास जी हम देखते हैं, उनकी भी रचनाओं को हम पढ़ते हैं, वो नहीं है। तो उनका जो उनकी रचना का जो कविता का जो साहित्य है उसने अमर कर दिया उनको। आज जो हम सुभद्रा कुमारी चौहान हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम झांसी की रानी की कविता हम पढ़ते हैं तो सीधा उन्हीं का नाम आता है। तो कविता का जो स्थायित्व है कवि को अमर बना देता है।
अब पद्य शिक्षण कविता शिक्षण के अंग क्या क्या है कि पद्य की शिक्षा देने के लिए किसी भी विधि का प्रयोग क्यों ना किया जाए, फिर भी कविता शिक्षण के दौरान शिक्षक को जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है वह प्रक्रिया कविता शिक्षण के अंग के रूप में जानी जाती है। और इसके अंग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, कविता पढ़ाते समय सस्वर वाचन की राग युक्त भाव युक्त भावों के साथ शारीरिक अंगों का संचालन करके बच्चों को कविता का स्वस्वर वाचन करके सुनाना और बच्चों से अनुकरण वाचन करने के लिए कहना कि आपके साथ साथ बच्चे भी बोलें। फिर व्याख्या, जो कठिन शब्द हैं उनके शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ बताना, उसकी व्याख्या करना, जो पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या करना, और व्याख्या करने के बाद उसमें निहित भावों का विश्लेषण करना कि कवि ने क्यों कहा है, कवि के भाव क्या हैं कहने के पीछे। तो कविता का पठन भाव विश्लेषण में और उसके प्रश्नोत्तर द्वारा उनमें निहित भावों का पता लगाना, और सराहना की कविता की सुंदर पंक्तियों व सूक्तियों की पहचान करना और उसकी सुंदरता को विद्यार्थियों को भी अनुभव कराना, ताकि बच्चे को इस योग्य बनाना कि बच्चा उन सुंदर पंक्तियों की सूक्तियों की सराहना कर सके। फिर पद्य शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले गीत व अभिनय विधि, नाम से ही पता चल रहा है गीत और अभिनय शारीरिक हाव भाव के माध्यम से। फिर शब्दार्थ कथन विधि, शब्दों का अर्थ बताना। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर के माध्यम से कविता का भाव विश्लेषण करना, उनमें निहित भावों को बताना विद्यार्थियों के समक्ष। व्याख्या विधि, कविता की व्याख्या करना। समीक्षा विधि, समीक्षा विधि के द्वारा उसके जो अच्छे अंश हैं, ये इस विधि के द्वारा कि कविता में क्या कविता के अच्छे अंश हैं, क्या उसमें अच्छी बातें बोली जा रही हैं, क्या उसमें कमियां हैं, तो समीक्षा के माध्यम से कविता की समीक्षा करना, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि कविता की समीक्षा कर सकें। और तुलनात्मक विधि अक्सर बड़ी कक्षाओं में प्रयोग की जाती है, जहाँ पे किसी एक कवि को के बारे में बताने के लिए दूसरे कवि के साथ उसकी तुलना करके फिर उसके साहित्य के आधार पर तुलना, भाषा के आधार पर तुलना की जाती है। तो इस आधार पर बड़ी कक्षाओं में तुलनात्मक विधि का प्रयोग होता है, जहाँ पे हम अक्सर एक कविता को या एक कवि की दूसरे कवि के साथ तुलना करते हुए हम बच्चों के उनके बारे में बताते हैं। जैसे आप भी देखते होंगे अगर हिंदी ऑनर्स किया होगा या 11वीं 12वीं क्लास में कि मीराबाई और सूरदास की रचनाओं की तुलना, कबीरदास जी, रहीमदास की तुलना। तो इस तरह से तुलनात्मक विधि जो तुलना के द्वारा बच्चों को कविताओं का ज्ञान कराती है। संयुक्त विधि, तो मतलब सभी विधियों का जब एक साथ प्रयोग किया जाता है, ज़्यादातर का एक साथ प्रयोग किया जाता है, तो उसे संयुक्त विधि कहते हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं पद्य में रुचि बढ़ने के साधन, मतलब बढ़ाना है तो पद्य में रुचि बढ़ाने के कौन कौन से साधन हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रतियोगिताएं। तो अक्सर कविता लेखन प्रतियोगिता करके भी समय समय पर करा के भी विद्यार्थियों की कविताओं में रुचि बढ़ाई जा सकती है। प्रतियोगिता कराना और बच्चों को जो भी भाग ले रहे हैं उनको पुरस्कार देना, तो इस तरह से प्रतियोगिता करा कर भी विद्यार्थियों की कविता में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। अंत्याक्षरी, तो अक्सर कविताओं की भी अंताक्षरी होती है, जिस तरह से गानों की अंताक्षरी होती है उसी तरह कविताओं की एक कविता है जैसे हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजड़ बंद ना रह पाएंगे। तो इस तरह की जो पिंजड़ बंद ना रह पाएंगे फिर ग से कोई दूसरी कविता, तो इस तरह से कविताओं की अंताक्षरी भी करवाई जा सकती है। इसके माध्यम से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कविताओं के बारे में पता चलेगा। कवि सम्मेलन की अपनी कक्षा में, विद्यालय में कवि सम्मेलन करवा कर भी कविता में बच्चों की रुचि उत्पन्न की जा सकती है। विभिन्न पर्वों और दिवसों पर कविता वाचन करवाना, कविता को कंठस्थ करना मतलब मुँह ज़बानी याद करना, और कविता संग्रह करना, अच्छी कविताओं का संग्रह करना, और कविता का प्रभावशाली पठन की कविता को सही प्रकार से उचित लय में, ताल में, उचित गति से, और इसके अलावा शारीरिक हाव भाव के साथ कविता का प्रभावशाली पठन करवाकर भी बच्चों की पद्य शिक्षण में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। और कविता लेखन का अभ्यास, कविता स्वयं लिखने का अभ्यास कराना। तो ये अलग अलग जो साधन है जिसके माध्यम से बच्चों की कविता शिक्षण में, कविता में रुचि उत्पन्न करवाई जा सकती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि पद्य शिक्षण क्या है, उसका अर्थ क्या है, महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, पद्य शिक्षण के अंग कौन कौन से हैं, उसकी विधियाँ क्या हैं, और पद्य शिक्षण में रुचि बढ़ाने के साधन कौन से हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी राय ज़रूर दीजिए। तब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।